आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन और चैप्टर नंबर है हमारा 6। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस कर रखा है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी में सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन के बारे में। यानी कि बेसिकली बात करें तो जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करने वाले अपने चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन को लेकर, यानी कि पॉपुलेशन को लेकर जितनी भी चीजें हो सकती हैं उन सभी चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, उसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है और फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमी का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कंट्री, और सोसाइटी वगैरह का मतलब हो गया किसी भी सोसाइटी, मतलब मोहल्ला वगैरह, आप समझ सकते हो। तो किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी सोसाइटी को यदि आगे बढ़ना है तो क्या बिना लोगों के आगे बढ़ सकता है? कभी कभी नहीं। तो किसी भी चीज को यदि डेवलप करना हो, आगे लेके जाना हो, तो उसके लिए लोगों का जरूरत तो पड़ता ही है। ठीक है, आगे। पीपल आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। अब देखो, धरती के ऊपर कई प्रकार के रिसोर्सेस हमारे पास हैं, जैसे पानी है, हवा है, पेड़ है, सड़क है, हर प्रकार की चीजें हमारे पास हैं। तो इन सभी को इस्तेमाल कौन कर रहा है और बना कौन रहा है? बना भी रहा है इंसान ही और इस्तेमाल भी कर रहा है इंसान ही। जैसे हम लोगों ने अपने आइडिया का, नॉलेज का इस्तेमाल करके बना दिया स्मार्टफोन, तो बनाया हम ही लोगों ने, इस्तेमाल भी हम ही लोग कर रहे हैं। तो वही है यहाँ पे कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत कुछ है रिसोर्स, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम लोग उसको बना भी रहे हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे। तो कंज्यूमर का मतलब हो गया हम लोग बना भी रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया कि हम लोग उसको बना भी रहे हैं, और कंज्यूमर का मतलब हो गया हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगला, द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। सेंसस का मतलब होता है बेसिकली जनगणना, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जनगणना, और सेंसस का मतलब हो गया सिंपली कंट्री में पूरा जोड़ के ये पता लगाओ कि कंट्री में टोटल लोग कितने हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंसस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है ना, इंडिया में हर 10 साल पे सेंसस होता है, यानी कि हर 10 साल पे जनगणना होता है, ये पता लगाने के लिए कि इंडिया का पॉपुलेशन पिछले 10 साल में घटा कि बढ़ा, इसी चीज को पता लगाने के लिए। और इसी से हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि इंडिया में कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, इसी से हम लोगों को आइडिया लगता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब होगा, इंट्रोडक्शन में जो 3 पॉइंट लिखा हुआ उसका मतलब ये कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों का होना जरूरी है, पहला बात। दूसरा बात, हम ही लोग हैं जो कि कुछ बना भी लेते हैं और कुछ हम लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं, यानी कि रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल यदि कोई कर सकता है इस पृथ्वी पर तो वो पॉपुलेशन, यानी कि हमारे लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो हर 10 साल पे काउंट किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंसस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, द 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। अब देखो, जब भी बात पॉपुलेशन का होता है ना, यानी कि जब भी बात जनसंख्या का होता है, तो 3 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, यानी कि 3 चीजों के बारे में जनरली बात होता ही होता है। पहला क्या है? पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब होगा कि यदि पॉपुलेशन के बारे में बात होगा तो इन 3 चीजों के बारे में जरूर बात होता है, इन तीनों के ऊपर जरूर सवाल उठता है। पहला, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री का आपको पॉपुलेशन जानना हो तो पहले आप जानोगे कि उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है। पॉपुलेशन साइज का मतलब हो गया कि उस कंट्री में कितने लोग रहते हैं। और दूसरा, आप जानना चाहोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंट्री तो बहुत बड़ा है लेकिन कंट्री के किस हिस्से में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और किस हिस्से में सबसे कम लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में जब आप बात करोगे तो ये लगभग 3 क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा, जानने का इच्छा करेगा कि आखिर हम जाने तो आखिर इस कंट्री के पॉपुलेशन का क्या हाल चाल है। तो पहला जो आप सवाल पूछ सकते हो वो ये कि कंट्री में लोग कितने हैं। पॉपुलेशन साइज का मतलब होगा कि कंट्री में लोग कितने हैं, पहला। दूसरा, कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आ सकता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी जगह के पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहोगे तो ये 3 सवाल आपके मन में जनरली आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप ये जानना चाहोगे, आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर उस जगह पे पॉपुलेशन बढ़ कितना रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है या फिर किस हिसाब से घट रहा है। एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और पॉपुलेशन चेंज का मतलब बेसिकली हो गया कि किस रफ्तार से पॉपुलेशन घट रहा है या फिर
बढ़ रहा है। चेंज का मतलब हमेशा बढ़ना या फिर घटना नहीं होता, दोनों हो सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। फिर आप ये भी जानना चाहोगे कि यदि इस कंट्री का पॉपुलेशन इतना है तो वो सारे लोगों का क्या खासियत है, यानी कि वो सारे के सारे लोग करते क्या हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया क्वालिटी, उनके बारे में आप जानना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ही वो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका के पॉपुलेशन के बारे में जानने का इच्छा हो रहा है, तो हम पहले अमेरिका के बारे में क्या जानना चाहेंगे कि अमेरिका में लोग कितने रहते हैं, वो हो गया हमारा पॉपुलेशन साइज। फिर हम जानना चाहेंगे कि अमेरिका के किस हिस्से में कितने लोग रहते हैं, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मेरे मन में जो सवाल आएगा वो ये कि अमेरिका का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, यानी कि अमेरिका में पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक ना। ग्रोथ का मतलब केवल बढ़ना, तो ये हम ये जानना चाहेंगे। फिर बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज के बारे में, तो अमेरिका में कितने लोग मर रहे हैं या फिर कितने लोग बच जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि कितने लोग अभी फिलहाल है इस तरीके से, या फिर कितने लोगों का जन्म होगा, कितने लोगों की मृत्यु होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। उसके बाद फिर मेरे मन में ख्याल आएगा कि अमेरिका के बारे में ये जानो कि अमेरिका के लोग जो हैं उसके अंदर का क्या क्वालिटी है, वो क्या कर सकते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि आखिर वो लोग पढ़े लिखे हुए हैं कि नहीं है, उसका क्या खासियत है, किस प्रकार के काम करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि जब भी आप किसी जगह के बारे में पॉपुलेशन को लेकर जानना चाहोगे तो आपके मन में ये 3 सवाल तो जरूर आएगा पॉपुलेशन को लेकर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हमारा इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो आपके मन में आया था, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आगे चल के क्या बन गया, हमारा 3 टॉपिक बन गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाई नंबर। हम लोग बात करेंगे पहले इंडिया के बारे में कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है और यहाँ पे नंबर किस हिसाब से है, मतलब बेसिकली इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे कि पहले कितना था और अभी फिलहाल में कितना है। आगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ऑन मार्च 2001 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 1028 मिलियन, अबाउट 16.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझ। यहां पे डाटा दिया हुआ है हमारे पास मार्च 2001 का, ठीक ना। उस समय पे इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो था 1028 मिलियन, और यदि आपको एग्जैक्ट जानना हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख। तो यहाँ पे आपके सामने 1028 मिलियन, तो बेसिकली 1028 को मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा कि उस समय पे इंडिया का पॉपुलेशन लगभग क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2001 में, 2001 में इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो था 1028 मिलियन। अब पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें तो पूरी दुनिया का 16.7% पॉपुलेशन अकेला इंडिया में था। पूरी दुनिया में लगभग 200 के आसपास कंट्री है, उनमें से 16.7% अकेला पॉपुलेशन पूरी दुनिया का केवल इंडिया में है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और आज भी हमारा कंट्री इंडिया जो है पॉपुलेशन के मायने में सबसे आगे है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, यानी कि 2001 में सेंसस हुआ था इंडिया में, जनगणना, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया विथ 166 मिलियन पीपल, अबाउट 16% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। 2001 में जब जनगणना हुआ इंडिया में, सेंसस हुआ, लोगों का नंबर पता लगाया गया, तो ये निकला कि इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। कितना था उस समय उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश का बात करें तो 166 मिलियन पीपल। इसका मतलब हो गया कि केवल इंडिया का बात करें तो इंडिया का 100% में से 16% पॉपुलेशन केवल अकेला कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत बड़ी बात है। और ध्यान रखिएगा आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग यूपी में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और एग्जैक्ट आपको यदि मैं फिगर बताऊं तो यूपी का पॉपुलेशन अभी के आसपास 23 करोड़ या 24 करोड़ के आसपास है, 23 या 24 करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड
सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 0.5 मिलियन ओनली। 2001 का ही डाटा है, ध्यान रखना। 2001 में यूपी के अंदर 166 मिलियन पीपल, और वहीं बात करें हम लोग सिक्किम के अंदर, तो सिक्किम में 0.5 मिलियन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 0.5 का मतलब हो गया बेसिकली 5 लाख। यानी कि सिक्किम के अंदर केवल और केवल 5 लाख लोग ही रहते थे उस समय पे। एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 60,000 ओनली। और लक्षद्वीप आइलैंड भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है, ठीक ना। यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का ही आइलैंड है, और यहाँ का बात करें तो केवल 60,000 ही लोग उस समय पे रहते थे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। इंडिया के अंदर ना केवल 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पे इंडिया का ज्यादातर लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, अभी के बारे में यदि बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग अभी 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ में से ज्यादातर लोग केवल 5 स्टेट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, इसी 5 स्टेट में इंडिया का आधा से ज्यादा लोग, या फिर आप कह सकते हो लगभग आधा लोग रहते हैं। 140 करोड़ है ना, तो 70 करोड़ के आसपास लोग केवल इन्हीं 5 स्टेट में रहते हैं। इसीलिए ये पांचों का पांचों स्टेट काफी पॉपुलस स्टेट है। पॉपुलस का मतलब हो गया ज्यादा रहने वाले लोग यहीं पे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अच्छा, यहाँ पे ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान रखना। इंडिया में पॉपुलेशन के मायने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन इंडिया में एरिया वाइज देखा जाए कि सबसे बड़ा स्टेट कौन है एरिया में, तो वो राजस्थान है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान हैज अबाउट 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। देखना, इस बात को कंफ्यूज लेकर मत होइएगा आप लोग। दो बातें बताते हैं। पहला, यदि आपसे कोई पूछे कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट का है, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। लेकिन फिर बोले कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन है एरिया के मायने में, तो राजस्थान आप बोलोगे। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि राजस्थान भाई इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल है कितना, केवल मतलब पूरे इंडिया का केवल 5.5% ही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान केवल एरिया में बड़ा है, वहां पे रहने के लिए उतना अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे डेजर्ट भी तो है, गर्मी दबा के पड़ता है, तो कौन उधर रहना पसंद करेगा? कोई भी नहीं। लेकिन वही आप यूपी में देख लो, क्लाइमेट ठीक रहता है, सब कुछ वहां पे ठीक है, इसीलिए यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला सब टॉपिक कंप्लीट। तो समझ में आ गया कौन सा स्टेट कितने नंबर पे था, और ये जो डाटा आपने देखा वो कब का है, 2001 का है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला समझना इस पॉइंट को आप ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में ही नहीं आता है, तो आप इसको समझना इस तरीके अच्छे से। देखो पहला क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी बोलो या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक ना। इसको हम लोग पता लगाते हैं पर, मतलब इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे इन 2001, यहाँ पे भी 2001 का ही डाटा है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप इसको समझो। आप अपने मन में एक स्क्वायर बनाइए, और आपको पता है कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो चारों साइड 1-1 किलोमीटर का है। अपने मन में एक स्क्वायर बनाइए, और स्क्वायर के पास 4 साइड है, और चारों साइड 1-1 किलोमीटर का है, तो ये हो गया हमारा एक स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। अब इतने बड़े एरिया में
2001 में इंडिया के अंदर केवल और केवल 324 लोग ही रहते थे। इसका मतलब समझ आया? एक बार फिर से समझाते हैं, समझना ध्यान से। पहले आप समझो कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया का मतलब हो गया कि एक फील्ड है बेसिकली, मान लो स्क्वायर के शेप का है, चारों साइड एक एक किलोमीटर का है। उस एरिया के अंदर इंडिया में केवल और केवल 324 लोग रहते थे इंडिया में। कब? 2001 में। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? 324 था। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में केवल और केवल 324 लोग रहते थे। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि सर ये तो बिल्कुल गलत बात है। कैसे? यदि हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो बिहार में यदि हम लोग ले ले 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर, तो यहाँ पे तो हजारों लोग रहते हैं सर। तो ये बात जो आपको यहाँ पे लिखा गया है ना, ये पूरे इंडिया का क्या है? एवरेज है। क्या है ये? एवरेज है। इसीलिए देखना, कहीं पे ज़्यादा लोग आपको दिख जाएंगे, कहीं पे बहुत कम दिखेंगे। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला गया वो एवरेज लेके निकाला गया है। यानी कि मोटा मोटी लगभग इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 324 लोग रहते हैं। आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पे हालांकि एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, लेकिन आप इसको समझो ऐसे। बिहार के अंदर यदि आप देखोगे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हजारों लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन वही आप चले जाओ पहाड़ी इलाका, जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, इधर चले जाओ, तो वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2-4 लोग ही रहते हैं। 2-4 लोग का मतलब बहुत कम। तो ये कहानी समझ में आया? तो एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप ये समझो कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हो गया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी कि एक फील्ड है मान लो, और वो फील्ड बेसिकली स्क्वायर के शेप का है, चारों साइड उसका 1-1 किलोमीटर का है। उस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, वही हमारा कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया के अंदर 2001 में ये डाटा कितना था? 324 लोग। यानी कि इंडिया में 2001 के आसपास ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 324 लोग रहते थे। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का, ये एग्जैक्ट है या एवरेज है? बताओ पहले। एवरेज है, ठीक ना। एग्जैक्ट का बात करेंगे तो एग्जैक्ट आप निकाल भी नहीं पाओगे। अब बात करते हैं अलग अलग स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ये तो हो गया हमारा पूरे इंडिया का। अब अलग अलग स्टेट का देखते हैं। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 904 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। बात करें पहले हम लोग वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 904 लोग रहते थे। ठीक। और वही बात करें हम लोग टू ओनली 13% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में केवल 13 लोग रहते हैं। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों? कारण बताइए। देखो कारण बड़ा सिंपल है। वेस्ट बंगाल जो है ना, बड़ा पॉपुलस सिटी है, बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ का सिटी आपको बहुत बड़ा बड़ा नजर आएगा। लेकिन वही अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका, जंगल है वहाँ पे ज़्यादा, तो वहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। और पहाड़ी इलाका है तो एक घर इस पहाड़ पे, दूसरा घर उस पहाड़ पे, इस तरीके से मिलता है वहाँ पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के हर स्टेट का क्या है, अपना अलग अलग है। ठीक। लेकिन इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑन एन एवरेज वो 324 है। ठीक ना। ये कब का डाटा ये बताओ पहले? 2001 का। ये चेंज होता रहता है, ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों है कि कहीं पे लोग ज़्यादा है उसी एरिया में और उतना ही एरिया में कहीं पे लोग कम है? तो ऐसा क्यों है? तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। पहला देखो, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जहाँ का क्लाइमेट खराब रहेगा क्या वहाँ पे लोग कम होंगे या ज़्यादा होंगे? कम होंगे। इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगा? कम होगा। अगला हिली एरियाज, पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में जल्दी कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? कम या ज़्यादा? कम होगा, कम लोग रहेंगे वहाँ पे। उसी प्रकार से रॉकी एरियाज, पत्थर उत्थर वाला इलाके हैं, तो भाई वहाँ पे खेती नहीं होगा, तो लोग रहेंगे क्यों?
तो पहाड़ी इलाके में भी, पत्थर वाले इलाके में भी लोग कम रहते हैं, इसीलिए वहाँ का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कम दिखता है हम लोगों को। और क्या कारण हो सकता है? लो रेनफॉल एरिया, मान लीजिए कहीं भी बारिश कम होता है तो क्या वहाँ पे भी लोग ज़्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। अगला हमारा लेस फर्टाइल एरिया, जमीन तो है, मिट्टी भी है, लेकिन फर्टाइल जमीन नहीं है, खेती नहीं हो सकता अच्छी तरीके से, लोग वहाँ पे रहेंगे कभी? कभी नहीं रहेंगे। अगला है हमारा डेजर्टेड एरिया, जमीन तो है लेकिन केवल दूर दूर तक बालू फैला हुआ है, सैंड है, क्या उस पर खेती हो सकता है? नहीं, तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। अब यहाँ पे आप इसको समझना ध्यान से कि यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताओ किसी भी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी जो वो कम क्यों होता है, तो आपको ये 6 कारण बताने हैं कि भाई इन सब कारणों की वजह से लोग वहाँ पे कम रहते हैं, जिसके वजह से लोग कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारा कम हो जाता है। कहानी समझ में आया? अब सवाल है कि सर किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो वो क्यों? बस इन्हीं 6 को क्या कर दो? उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। तो बस वही लिखा हुआ अगला हमारा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हालांकि यहाँ पे हमने 4 लिखे हैं, लेकिन आप चाहो तो ये 6 का 6 उल्टा आप लिख सकते हो। लेकिन देखते हैं 4 में क्या लिखा हुआ है। पहला, कहीं का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ का सब कुछ ठीक होगा। जैसे फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन होगा, क्लाइमेट ठीक होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, ताकि लोग वहाँ पर रह सके। तो भाई लोग वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। अगला प्लेन एरिया, प्लेन एरिया का मतलब हो गया पहाड़ी इलाका नहीं होना चाहिए, प्लेन एरिया रहेगा तो हर कोई वहाँ पे रहना पसंद करेगा। फर्टाइल एरिया होना चाहिए, जमीन बड़ा अच्छा होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, ताकि लोग उसके ऊपर खेती भी कर सके, अपना घर परिवार चला सके। अगला एबंडेंट रेनफॉल, यानी कि बारिश भी ठीक ठाक होना चाहिए ताकि फसल को, खेतों को पानी मिलता रहे। तो जहाँ पे ये सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा वहाँ पे लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको, और जो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं इसका मतलब है कि वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप हाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल, यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों, क्या होता है। पहला बात तो ये आपने समझा। फिर आपने समझा कि किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो किस वजह से कम है, और कहीं का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो किस वजह से ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये जो टॉपिक है याद करो, ये कौन सा टॉपिक है हमारा? सेकंड क्वेश्चन। जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े थे ना, कि किसी भी जगह का जब आप पॉपुलेशन पता करोगे तो 3 सवाल आपके मन में जरूर आएगा। तो पहला आपने देख लिया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगला हमारा क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इस वाले क्वेश्चन को, यानी कि इस वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, इस वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का होगा, जो कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया। टॉपिक का नाम था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने अपने चैप्टर को जब शुरुआत करा था तो वहाँ पे ये पूछा गया था हमारे सामने, मतलब ये आया था कि जब भी आप किसी जगह के पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएगा, जिसमें से हमारा पहला था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा आगे चल कर क्या बन चुका है, पूरी तरीके से टॉपिक ही बन चुका है। उसके बाद हमारा था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये भी है, और ये भी हमारा एक टॉपिक बन गया जो कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी एक टॉपिक है जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए, हम लोगों ने पहले टॉपिक को कर लिया था कंप्लीट। पहला टॉपिक मतलब पहला क्वेश्चन जो था हमारा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, यानी कि सेकंड टॉपिक भी आप बोल सकते हो। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें 2 पॉइंट पहले लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। पहला लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक फेनोमेनन। डायनेमिक का मतलब होता है जो कि लगातार चेंज होता रहता है, या तो घटता रहेगा या तो बढ़ता रहेगा, ठीक ना। चेंज होने का मतलब हमेशा घटना या हमेशा बढ़ना नहीं होता है। चेंज का मतलब कभी घटेगा भी कभी बढ़ेगा भी। तो पॉपुलेशन क्या ऐसा है, पॉपुलेशन एक ऐसा चीज है जो कि लगातार चेंज होता रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज अ डायनामिक फेनोमेनन, यानी कि पॉपुलेशन जो है ना एक डायनेमिक है, मतलब कि एक ऐसा चीज है जो कि लगातार चेंज होता रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ये सब होता रहता है।
अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि लगातार जो है वो पॉपुलेशन हमारा चेंज होता ही रहता है। ठीक है, ये दो बातें हो गई सिंपल सी। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट सब टॉपिक है छोटा वाला, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आइए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि किसी जगह पे किसी टाइम में कितना ज़्यादा लोग घट गए या बढ़ गए, इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर एक साल में 1 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गया, तो ये कहलाएगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। सिंपल सी बात है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी जगह पर किसी खास टाइम पीरियड के अंदर, या तो 1 साल या तो 2 साल, यानी कि किसी जगह पर 1 साल या फिर 2 साल के अंदर में कितना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझना हो तो आप ऐसे समझ लो कि हमारा पटना का पॉपुलेशन 1 साल के अंदर 20 लाख बढ़ गया, इसका मतलब हो गया कि पटना का पॉपुलेशन ग्रोथ कर गया। सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ का सिंपल सा मतलब समझना, किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ जाना। बस आगे बढ़ते हैं। अगला, पॉपुलेशन चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। अब ये जो पॉपुलेशन हमारा चेंज होता रहता है, जो बढ़ता है बेसिकली और घटता है, इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, और दूसरा एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यानी कि पॉपुलेशन किसी जगह का घटा या बढ़ा, इसको हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। पहला एब्सोल्यूट नंबर में और दूसरा परसेंटेज में। अब ये एब्सोल्यूट नंबर क्या है और परसेंटेज क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपलिंग सबट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब होता है किसी जगह का पॉपुलेशन निकालना एग्जैक्ट नंबर में। किसमें? नंबर में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पटना का एग्जांपल। पटना का पॉपुलेशन मान लेते हैं अभी 1 करोड़ है। आज से 10 साल पहले मान लेते हैं 50 लाख था। तो पहले कितना था? 50 लाख, आज है 1 करोड़। तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 लाख का। यही कहलाएगा एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर का सिंपल सा मतलब समझना आपको यह है कि किसी जगह का पॉपुलेशन नंबर में होना चाहिए। घट गया या बढ़ गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन किस में होना चाहिए? नंबर में। इट इज रेफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। मान लीजिए किसी जगह का पॉपुलेशन बढ़ गया, सपोज करते हैं पटना का, कि पटना का पॉपुलेशन पिछले साल कुछ और था, इस साल 1 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है? एब्सोल्यूट इंक्रीज है। यानी कि नंबर में पॉपुलेशन कितना बढ़ गया पटना का? 1 लाख बढ़ गया। इसी को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए यदि आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो कि एब्सोल्यूट नंबर क्या है, तो सिंपल से बताना कि किसी जगह का कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, किसमें तो बताना है? नंबर में बताना है कि भाई 1 लाख 2 लाख इस तरीके से पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया। इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट नंबर या फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज। ठीक है, आगे बात करें। अगला हमारा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब जब किसी जगह का पॉपुलेशन घट जाए या बढ़ जाए, उसको आप नंबर में ना बता के परसेंटेज में जब बता देते हैं कि हाँ भाई किसी जगह का पॉपुलेशन 20% घट गया या 30% बढ़ गया, इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज। तो वही लिखा हुआ है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली कन्वर्टिंग एब्सोल्यूट नंबर्स इन परसेंटेज। यानी कि नंबर को आप कन्वर्ट कर लेते हो परसेंटेज में। इसी को हम लोग कह देते हैं कि पॉपुलेशन का पता लगाना किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। अगला, इट इज रेफर्ड टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। अब देखो, परसेंटेज का मतलब होता है कि आप जब भी किसी जगह का पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालते हो, वो 1 साल का निकालते हो। जैसे मान लीजिए सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए कि पटना का जो पॉपुलेशन है 15% बढ़ गया, इसका मतलब 15% कितने महीने में? 1 महीने में कि कितने महीने में? 1 साल में। ठीक ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज में बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब हो गया किसी भी जगह का पॉपुलेशन निकालना, वो भी नंबर में। ठीक,
और परसेंटेज का मतलब होगा किसी जगह का पॉपुलेशन निकालना परसेंटेज में, और जब भी आप परसेंटेज में निकालोगे तो पॉपुलेशन हमेशा कितने साल के बारे में बात करेगा, 1 साल के बारे में। यदि कोई बोल रहा है कि उस जगह का पॉपुलेशन 20% घट गया, इसका मतलब कितने दिन में, 1 साल में, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज, ये दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, या फिर आप इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है किसी जगह का जो पॉपुलेशन चेंज होता है या फिर ग्रो करता है वो हमारा 3 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला हमारा है बर्थ रेट, फिर डेथ रेट, और तीसरा है माइग्रेशन। अब ये किस तरीके से डिपेंड करता है किसी जगह के पॉपुलेशन को, आइए देखते हैं। पहला बर्थ रेट में क्या लिखा हुआ है समझिए। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक साल में, सपोज करिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक, लेकिन 1000 बच्चे में से केवल 950 बच्चे ही जन्म मतलब जिंदा रह पाए, बाकी 50 बच्चे जो किसी कारणवश मर गए। तो बर्थ रेट कितना माना जाएगा, 950 माना जाएगा, ठीक ना। तो बर्थ रेट हमेशा कैलकुलेट होता है 1000 के बीच में, ठीक ना। मतलब ऐसे समझ लो आप कि एक साल में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उस 1000 बच्चे में से कितने बच्चे जिंदा रह गए 1 साल से ऊपर, वो ये कहलाएगा बर्थ रेट। और जो बच्चे बिना 1 साल कंप्लीट किए मर गए वो हमारे गिनती में नहीं आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, तो बर्थ रेट का मतलब समझ आ गया। तो बर्थ रेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि 1000 बच्चे ने 1 साल में जन्म लिया, उसमें से कितने बच्चे जिंदा रह गए, यानी कि कितने बच्चे 1 साल कम से कम कंप्लीट कर गए, वो जी गए, वही हमारा कहलाएगा बर्थ रेट। और बिना 1 साल पूरा किए जो बच्चे मर गए उसका गिनती हम लोग नहीं करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें, चले नेक्स्ट। इन इंडिया बर्थ रेट इज हाई एज कंपेयर टू डेथ रेट। इंडिया में जो है ना बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। मतलब कि इंडिया में लोग जन्म ले रहे हैं ज़्यादा, मर रहे हैं कम, ठीक ना। ये हो गया हमारा बर्थ रेट के बारे में। अगला हमारा है डेथ रेट। तो डेथ रेट का सिंपल सा मतलब होगा कि कितने लोग कितने मर जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। यानी कि मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से कितने बच्चे मर गए जो कि 1 साल भी कंप्लीट जी नहीं पाए, वही कहलाता है डेथ रेट। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल में आप बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों समझ जाओगे। जैसे एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 950 बच्चे 1 साल कंप्लीट कर लिए, तो वो हो गया 950 हमारा बर्थ रेट। मर कितने गए फिर 50, तो वो हो गया हमारा डेथ रेट। बस सिंपल, इतना ही आपको सिंपल तरीके से समझना है। आगे बढ़े। इन इंडिया डेथ रेट इज लो एज कंपेयर टू बर्थ रेट। वही ऊपर वाला बात है, बस इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया। इंडिया में बताओ ज्यादा क्या है, बर्थ रेट, कम क्या है, डेथ रेट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेथ रेट इज लो एज कंपेयर टू बर्थ रेट, यानी कि लोग इंडिया में मर रहे हैं कम, जन्म ले रहे हैं ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा डेथ रेट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट माइग्रेशन। तो आइए माइग्रेशन भी देख लेते हैं, क्या है माइग्रेशन में। अच्छा एक बात बताइए, डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, क्या इन सभी से किसी जगह का पॉपुलेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। मान लीजिए किसी जगह पे डेथ रेट ज़्यादा है तो वहाँ का पॉपुलेशन कम होगा, कहीं पे बर्थ रेट ज़्यादा है तो वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है माइग्रेशन। अब देखते हैं कि आखिर माइग्रेशन किस तरीके से डिसाइड करता है किसी जगह के पॉपुलेशन को। पहला, माइग्रेशन होता क्या, पहले वो समझो। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन का मतलब हो गया कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जब चले जाते हैं तो वो हमारा माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल और इंटरनेशनल। देखो माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है। पहला इंटरनल। इंटरनल का मतलब हो गया कि अपने ही कंट्री के अंदर
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोगों का चला जाना। और हमारा हो गया एक्सटर्नल बोलो या फिर इंटरनेशनल बोलो, बात क्या है, सेम है, जिसमें एक कंट्रीज को छोड़ के आप दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार से चले जाते हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश, तो ये हमारा कहलाएगा इंटरनल माइग्रेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर ही हैं हम, बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चले गए। अब यदि मान लीजिए हम इंडिया से चले जाए अमेरिका, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल या फिर आप इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइग्रेशन कितने प्रकार के, दो, इंटरनल यानी कि कंट्री के अंदर ही आप कहीं चले जाओ, और इंटरनेशनल बोलो या फिर एक्सटर्नल बोलो, बात एक ही है, जहां पे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। चला एक बात बताइए, यदि इंटरनल माइग्रेशन होगा यानी कि कंट्री के अंदर ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो बताइए क्या आपके कंट्री के पॉपुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं तो कंट्री के पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट में आप गए हैं ना बस, तो फर्क किस पे पड़ेगा? स्टेट पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बिहार के ज़्यादातर लोग निकल के चले जाए यूपी में रहने के लिए, तो इंडिया के पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार यूपी दोनों इंडिया के अंदर ही है। लेकिन बिहार के पॉपुलेशन पे फर्क जरूर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चला गया तो वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बिहार के पॉपुलेशन वहाँ से निकल के चलेगा यूपी तो बिहार का पॉपुलेशन घट जाएगा। तो जब भी ध्यान रखना, इंटरनल माइग्रेशन जब भी होगा तो कंट्री पे पॉपुलेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? फिर स्टेट पे पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी कि एक्सटर्नल बोलो या इंटरनेशनल बोलो, बात एक है, कैन चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन जब एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है तब कंट्री के पॉपुलेशन पे असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए इंडिया के ज़्यादातर लोग मान लीजिए यहाँ से इंडिया से निकल के अमेरिका जाके रहने लग गए, तो इस पे इंडिया के पॉपुलेशन पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा। तो जब भी इंटरनल माइग्रेशन होगा कंट्री के पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट के पॉपुलेशन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जब इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा तो कंट्री के पॉपुलेशन पे फर्क पड़ेगा, कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो घट जाएगा और जहाँ पे जाके लोग बस जाएंगे रहने लगेंगे वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से माइग्रेशन भी डिसाइड करता है कि किसी भी जगह का पॉपुलेशन कम होगा या ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो हमारा तीसरा आज का टॉपिक है ये बेसिकली हमारा थर्ड क्वेश्चन था, है ना। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन जो हमारा था इस चैप्टर का वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन यानी कि अपने एक अलग टॉपिक के बारे में। और ये बेसिकली आज का हमारा अलग टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एज कॉम्पोजिशन के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, तो हम लोग उसमें से सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एज कॉम्पोजिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें हमारा पॉइंट कि एज कॉम्पोजिशन का मतलब पहले समझिए होता क्या है। एज कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। एज कॉम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी कंट्री में किस किस उम्र के लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एज कॉम्पोजिशन। यानी कि किस कंट्री में किस किस उम्र के कितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एज कॉम्पोजिशन। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ऐसा देखा गया है कि लगभग हर कंट्री में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहला हमारा चिल्ड्रेन यानी कि छोटे बच्चे जो हर कंट्री में मिलेंगे आपको। दूसरा वर्किंग एज। वर्किंग एज का मतलब हो गया वो लोग जो कि काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ठीक ना। और तीसरा हो गया हमारा एजेड। एजेड का मतलब हो गया कि जो काम नहीं करते हैं लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हमारे किसी भी कंट्री में लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या बात लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा है चिल्ड्रेन के बारे में। चिल्ड्रेन का जब भी बात होगा इसका मतलब वो 15 साल से नीचे के बच्चे के बारे में बात होता है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब है कि जो बच्चे
बेसिकली हमने यहाँ पे बोला कि किसी भी कंट्री में 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। पहला चिल्ड्रेन यानी कि छोटे बच्चे, दूसरा वर्किंग एज यानी कि कमाने वाले जो काम करते हैं, और तीसरा हमारा एजेड यानी कि बेसिकली जो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक ना। तो इसमें हमारा सबसे पहला है चिल्ड्रेन के बारे में, यानी कि बिलो 15 ईयर्स। बच्चे यानी कि कितने साल के नीचे होने चाहिए? 15 साल से नीचे होने चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ पहला कि दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब हो गया कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव का मतलब सिंपल सा कि ये किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का पैसा नहीं कमाते हैं, ये एक तरीके से अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक ना। तो अनप्रोडक्टिव का मतलब हो गया कि ये काम नहीं करते हैं, ये पैसा नहीं कमाते हैं, अपने घर परिवार के लिए पैसा कमा के नहीं लेके आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अनप्रोडक्टिव बोल देते हैं। बेसिकली जो बच्चे होते हैं 15 साल के नीचे, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। आगे, दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। उसको सब कुछ देना पड़ता है किसके द्वारा? अपने माता पिता के द्वारा। तो कपड़ा हो गया, खाना हो गया, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, या फिर कोई बीमारी हो गया तो उसका इलाज करवाना, ये सब का सब चीज़ के लिए बच्चा जो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है। समझ में आया बात? तो चिल्ड्रेन यानी कि 15 साल से जो नीचे वाले हैं वो बेसिकली अनप्रोडक्टिव है, मतलब वो उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो बेसिकली अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे अभी आप लोग अनप्रोडक्टिव है, मतलब आप किसी प्रकार का इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, अपने घर परिवार को नहीं चला रहे हैं, तो आप क्या हो गए? अनप्रोडक्टिव, और अपने माता पिता के ऊपर आप डिपेंड हैं। अगला हमारा आता है वर्किंग एज। वर्किंग एज कहाँ से कहाँ? 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक। तो जो आदमी 15 साल से लेकर 59 ईयर्स के बीच का है, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं वर्किंग एज, यानी कि ये लोग कमाने वाले लोग होते हैं, मतलब काम करने वाले लोग होते हैं और काम करके घर में पैसा वगैरह लाते हैं। तो लिखा हुआ है कि दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। ये क्या होते हैं? प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब कि ये किसी प्रकार का काम करते हैं और वो काम करने के वजह से इनके घर में पैसा आता है, इनका घर परिवार वगैरह चलता है। आगे, दे कॉम्प्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक के लोगों को हम लोग कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये सारे काम करने वाले लोग होते हैं, ये पैसा बेसिकली कमाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा वर्किंग एज के बारे में। अगला हमारा एजेड। एजेड का सिंपल सा मतलब हो गया 59 ईयर से ऊपर जितने लोग हैं, महिला पुरुष सब हमारे एजेड में आते हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 59 ईयर्स के ऊपर जो होते हैं ना, वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी कि वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ अनप्रोडक्टिव भी होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका उम्र 59 के बाद पुर जाने के बाद वो रिटायर कर जाते हैं, तो किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? अनप्रोडक्टिव हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे गाँव में या फिर शहरों में, जिनका उम्र 60 साल भी हो गया है, 65 साल भी हो गया, लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार के लोग प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। दे मे बी वर्किंग बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट, यानी कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं होगा। रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया कि अब उनको किसी सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं मिलेगा, बल्कि वो प्राइवेट के थ्रू जाके काम कर सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना है कि एक आदमी है 60 ईयर्स का था, वो रिटायर हो गया, फिर उसका जॉब लग गया? ऐसा कभी हुआ है? बहुत कम, लगभग ना के बराबर। यदि बहुत बड़ा जॉब किसी का है तो हो सकता है कि सरकार उसको दोबारा अपने यहाँ पे जॉब में रख ले, कई बार ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो कि देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं भाई, इस आदमी का उम्र 60 हो गया है, लेकिन इसका हमारे लिए होना जरूरी है, इसलिए इसको जॉब से रिटायरमेंट मत दिलवाओ, इसको जॉब में रखे रहो, है ना। भले ये काम ना करे, लेकिन इनका सलाह वगैरह हम लोग लेते रहेंगे, कंट्री के लिए आदमी इंपॉर्टेंट है। तो वो कभी कभार होता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है हमारे इंडिया में कि ज़्यादातर आदमी 59 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं और वो दोबारा किसी नौकरी में जाके, मतलब वो पूरा प्रोसेस के थ्रू वो नौकरी में नहीं जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट के थ्रू, भर्ती के द्वारा। हाँ, बाहर से जाके प्राइवेट में जॉब वो कर सकते हैं, करते भी हैं कई सारे लोग। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं उसके ऊपर वाले, वो या तो काम कर सकते हैं या फिर काम नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन उनका भर्ती रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं होता है, वो प्राइवेट के थ्रू जाके काम
कर सकते हैं। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक पॉइंट इसमें और है, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एजेड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट अनप्रोडक्टिव। कहने का मतलब सिंपल सा हो गया यहाँ पे कि ज़्यादातर हमारे इंडिया में, ज़्यादातर छोड़ दो, यदि इन्हीं तीनों कैटेगरी के बारे में बात करें तो ज़्यादातर आप देखोगे कि जो बच्चे हैं यानी कि जो चिल्ड्रन वाले कैटेगरी हैं और जो एजेड वाले कैटेगरी हैं ये अनप्रोडक्टिव ही होते हैं। ये अपने, जैसे छोटा बच्चा है तो अपने माता पिता पे डिपेंड होगा, यदि बूढ़े लोग हैं तो अपने बेटे पे डिपेंड होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम पूरी तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंट्री में 3 प्रकार के लोग होते हैं, बच्चे, वर्किंग यानी कि काम करने वाले, और एक एजेड जो कि लगभग काम नहीं करते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं। उनका मर्जी है, काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगला है हमारा सेक्स रेशियो। आइए इसको भी हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है सेक्स रेशियो में? हमारा सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, बेसिकली इसके डेफिनेशन है इसका सेक्स रेशियो का। लिखा हुआ है सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है कि 1000 मेल्स के ऊपर कितने फीमेल्स का नंबर है, यही हमारा कहलाता है सेक्स रेशियो। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, अभी आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को, लेकिन पहले थोड़ा सा समझिए इस चीज को। सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब हो गया कि 1000 यदि मेल हैं तो उसके कंपैरिजन में फीमेल कितनी है। या तो फीमेल उनसे ज़्यादा हो सकती है नंबर में, या फिर उनसे कम, या फिर उनके बराबर। तो देखते हैं खैर आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्स रेशियो का बेसिकली डेफिनेशन। तो सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब होगा कि 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल कितनी है, यही हमारा कहलाता है सेक्स रेशियो। आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी। यानी कि सेक्स रेशियो हमको ये बताने में भी मदद करता है कि समाज में लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल है कि नहीं है। जैसे इसका ना एक एग्जांपल आपको देते हैं, हालांकि आपको एग्जांपल आगे देंगे हम, लेकिन आप इसको फिलहाल समझिए। आपको क्या लगता है ज़्यादातर केस में 1000 यदि मेल है तो उसके कंपैरिजन में फीमेल का नंबर ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होता है हमेशा। क्यों? इसके पीछे कारण बताते हैं आपको। हर घर में हर इंसान को पहला बच्चा क्या चाहिए, लड़का या लड़की? लड़का चाहिए। हालांकि भले ही लोग मुंह पे कुछ भी बोल दे कि नहीं लड़का हो लड़की हो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर से उनका इच्छा यही होता है कि जो पहला हमारा घर का संतान होगा वो क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो लड़का होने के चक्कर में वो लड़की यदि हो जाती है जन्म तो उसको लोग कहीं पे फेंक देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, इस तरीके से उनका जान चला जाता है। तो इससे क्या हो रहा था कि लड़के के कंपैरिजन में लड़की का संख्या घटता जा रहा था। तो इसी को हमने क्या बोला, सेक्स रेशियो बोला। ठीक ना। यदि समाज में जितना लड़का है उतना ही लड़की है, यदि ऐसा है इसका मतलब है कि सेक्स रेशियो हमारा अच्छा है, दोनों के बीच में इक्वालिटी है, बराबरी है कि नहीं। आगे, द सेक्स रेशियो इन द कंट्री हैज ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल्स। यानी कि किसी भी कंट्री का उठा के देख लो, किसी भी कंट्री का, तो फीमेल्स के नंबर अधिकतर कंट्री में आपको क्या नजर आएंगे, कम नजर आएंगे 1000 लड़कों के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारे कंट्री आपको मिलेंगे कि 1000 लड़के हैं तो उनके कंपैरिजन में 1000 लड़की भी है, इससे बहुत कम मिलेगा। लड़का ज़्यादा है तो लड़की कम ही रहती है, ज़्यादातर कंट्री का हम बात बता रहे हैं, सबका नहीं। हाँ, बिहार का भी यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, केरला हैज अ सेक्स रेशियो ऑफ 1058 फीमेल्स ऑफ एवरी 1000 मेल्स। केरला का कहानी बहुत अच्छा है। केरला हर चीज में आगे है। आप देखोगे हेल्थ फैसिलिटी में केरला आगे है, यहाँ पे सेक्स रेशियो में भी केरला आगे है। यहाँ पे 1000 मेल है तो उसके कंपैरिजन में 1058 फीमेल्स, यानी कि केरला में 1000 मेल्स के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, 1058। इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे महिलाओं का संख्या ज़्यादा है। ये इस चीज़ को बता रहा है कि केरला में लोग लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं मानते हैं। लड़की को भी वो लोग उतना ही वैल्यू देते हैं, उतना ही पढ़ाते लिखाते हैं जितना कि वो लोग लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं। समझ मारिए बात। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं
जो ये इस बात में बिलीव करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, हमारे घर का पहला संतान लड़का होना चाहिए, लड़की हो गई तो उसको मार दो, है ना, माँ के कोख में उसको जिंदा मार दो। इस तरीके से भी इंडिया में होता है। आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे इतना समझ में आया पहले। तो केरला में सेक्स रेशियो हमारा अच्छा है कि खराब है? बहुत अच्छा है। 1000 मेल्स में 1058 फीमेल्स, यानी कि वहां पे लड़कों का संख्या कम, लड़कियों का संख्या ज्यादा है, जो कि एक अच्छा बात है। आगे उसके बाद बात करें पौंडीचेरी का, तो पौंडीचेरी हैज 1001 फीमेल्स ऑफ एवरी 1000 मेल्स। पौंडीचेरी में 1000 मेल्स के ऊपर 1001 फीमेल्स है, ये भी अच्छा बात है। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगला सिचुएशन, वाइल दिल्ली हैज ओनली 821 फीमेल्स ऑफ एवरी 1000 मेल्स। दिल्ली का बात करें तो दिल्ली में 1000 मेल्स पे केवल 821 फीमेल्स ही हैं। अब सवाल है कि सर और जैसे 1000 मेल हैं, देखो अच्छा कब माना जाता है पता है? जब मेल्स और फीमेल्स दोनों का संख्या बराबर हो। तो यहाँ पे दिल्ली में 1000 मेल्स हैं तो फीमेल्स 821 ही है केवल। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है, समझिए। कारण ये है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे फैमिली आज भी हैं जो अपने घर में पहला संतान लड़का चाहता है। यदि लड़की हो गई तो उसको मार देते हैं या फिर माँ के कोख में ही उसको जिंदा मार देते हैं। पहले ना हमारे इंडिया में एक मशीन आता था, मेडिकल के दुनिया में, हॉस्पिटल में भी ये चीज़ पहले होता था कि माँ के कोख में जो पल रहा है बच्चा वो लड़का है कि लड़की है, पहले ही पता लगा लिया जाता था। इससे ये देखा गया कि पहले पता चल गया कि कोख में लड़की है तो लोग उसको मरवा देते थे। क्यों? क्योंकि सबके घर में क्या इच्छा है, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, सबका क्या इच्छा है कि पहला लड़का होना चाहिए। तो लड़की को पहले ही माँ के कोख में मार दिया। तो क्या लगता है आपको कि कंट्री में किसका संख्या बढ़ेगा और किसका घटेगा? लड़कों का संख्या बढ़ता चला गया, लड़कियों का संख्या घटता चला गया। गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसा यदि चलता रहा तब तो फिर हर जगह पे मेल नजर आएंगे, आपको फीमेल नजर ही नहीं आएंगे। तो भाई बैलेंस कैसे बनेगा मेल और फीमेल में? शादी ब्याह लोगों को कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? एक एग्जाम्पल आपको देंगे, हरियाणा का, शायद यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए, हाँ है हरियाणा का एग्जाम्पल देंगे अभी आपको एग्जाम्पल। तो सरकार ने देखा कि यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर लड़कों का संख्या बढ़ता चला जाएगा, लड़कियों का संख्या घटता चला जाएगा। इससे तो समाज में एक इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सरकार ने इस मशीन को ही बैन करवा दिया। आज किसी भी हॉस्पिटल में आपको ये मशीन नजर नहीं आता है। किसी भी हॉस्पिटल में आज आप देखोगे तो ये मशीन आपको नजर नहीं आएगा। यदि कहीं पर भी ये मशीन से द्वारा इलाज हो रहा है और वो यदि पकड़ा गया तो उसका पूरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं हरियाणा का, ये मेरे हिसाब से 7-8 साल पहले का कहानी है, 7-8 साल से पहले का कहानी है। हरियाणा में एक रिपोर्ट तैयार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कुंवारे क्यों हैं, मतलब कि लोगों का शादी ब्याह क्यों नहीं हो रहा है। तो रीजन ये पता चला कि लड़का कमा भी अच्छा रहा है, अच्छे घर का भी है, पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक है, लेकिन उसका शादी क्यों नहीं हो रहा है। तो कारण ये पता चला कि लड़की ही नहीं है शादी करने के लिए, क्योंकि लड़कियों का संख्या क्या है वहाँ पे, कम है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कि मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड का मतलब हो गया कि वहाँ पे भी हर आदमी पहला संतान लड़का ही चाहता है। तो वही यहाँ पे हरियाणा का भी कहानी दिया हुआ है कि एंड हरियाणा हैज 861 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। हरियाणा का कहानी तो थोड़ा दिल्ली से ठीक भी है ना, लेकिन हरियाणा में शादी का प्रॉब्लम वहाँ पे होने लगा था। लेकिन अभी ठीक है, फिलहाल मामला अभी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वो मशीन को क्या कर दिया सरकार ने, ऑल ओवर इंडिया में उसको बैन कर दिया। अब ना वो मशीन रहेगा, ना माँ के कोख में बच्चा जो पल रहा है उसका जेंडर पता चलेगा, मेल है कि फीमेल है, और ना ही बच्चे को मारा जाएगा। एक बार बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है ना, तो अधिकतर पेरेंट्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भगवान का जो देन था वो दिए, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बच्चे को मारते नहीं है। लेकिन जब मशीन था ना, तो वो लोग ये मानते थे कि अभी तो बच्चा दुनिया में आया नहीं है, अभी तो डेवलप भी नहीं हुआ है, उसको माँ के कोख में ही मार दो, पूरा एबॉर्शन करवा दो। उसके लिए एक वर्ड होता है एबॉर्शन। तो सेक्स रेशियो समझ में आया? तो सेक्स रेशियो का सिंपल सा मतलब हो गया कि 1000 मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स कितना है। फीमेल्स ज्यादा है तो सेक्स रेशियो हमारा अच्छा माना जाएगा। फीमेल के बराबर और मेल का नंबर, मतलब मेल फीमेल दोनों का नंबर बराबर है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक ना। और यदि फीमेल का संख्या कम है तो फिर ये खराब माना जाएगा। यही हमारा कहलाता है सेक्स रेशियो। आगे बढ़े हम लोग, इतना समझ में आया? चलिए अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट का सिंपल सा मतलब है
कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। देखो लिटरेसी रेट का मतलब क्या है। लिटरेसी रेट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल से लेकर ऊपर जितने भी एज के लोग हैं उनमें यह पता लगाओ कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जिनका उम्र 7 साल हो गया, 7 साल से नीचे नहीं, ध्यान रखना, 7 साल से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी ऊपर हैं 7 साल से लेकर जितने भी ऊपर वाले एज के लोग हैं उनमें जितने ही लोग पढ़े लिखे होंगे वही हो गया हमारा लिटरेसी रेट। ठीक ना। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास 1000 ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 7 साल से ऊपर है, तो हमारा लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, सिंपल। तो यही होता है हमारा लिटरेसी रेट। जैसे यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, 2001 में सेंसस हुआ था, बेसिकली जनगणना हुआ था। इसमें यह पता लगाया गया कि इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है। और ध्यान रखना, जब भी लिटरेसी रेट का बात होगा तो कितने साल का बात होगा? 7 साल से, 7 साल भी ले सकते हैं और 7 साल से ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो 2001 में यह पता लगाया गया कि अ पर्सन एज्ड 7 ईयर्स एंड एबव, जिसका उम्र 7 साल हो चुका है या फिर 7 साल से ऊपर के हैं वो, who can read and write with understanding in any language is treated as literate। यानी कि गवर्नमेंट ने 2001 में एक रिपोर्ट तैयार किया और गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी लड़के लड़कियां 7 साल के हैं और या फिर 7 साल के ऊपर हैं, जो अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसको माना जाएगा कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। समझ में आया बात? जैसे मान लीजिए एक 7 साल का बच्चा यदि यूकेजी में है, यदि वो चीज़ों को लिख ले रहा है, पढ़ ले रहा है, समझ ले रहा है, तो फिर वो हमारा लिटरेट पॉपुलेशन में काउंट होगा, यानी कि वो पढ़ा लिखा माना जाएगा। ठीक है। तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछे लिटरेसी रेट के बारे में कुछ बातें बताइए, तो सिंपल सा बताना है कि लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि जो लड़का या फिर लड़की 7 साल का है या फिर 7 साल से ऊपर का है, यदि वो अच्छे से पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, समझ पा रहा है, बोल पा रहा है अच्छे तरीके से, तो उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला, देयर किसी भी लैंग्वेज में उसको किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना आता हो तो वो हमारा लिटरेट आदमी कहलाएगा, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी कहलाएगा। देयर हैज बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर लिटरेसी लेवल में अच्छा बदलाव देखने को मिला है, यानी कि समय के साथ इंडिया में पढ़ने पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है। ये बात समझ में आ रही है? पहले जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आज़ादी के टाइम के आसपास जब हम लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, तो उस समय पे हमारे इंडिया में बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। लिटरेसी रेट इंडिया का बहुत ही लो था, लेकिन आज इंडिया का लिटरेसी रेट लगभग ठीक ठाक है, उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे लिखा हुआ द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2001, 2001 का यहाँ पे डाटा दिया गया है। 2001 में देखो कि लिटरेसी रेट इंडिया का क्या था, 64.84%। 2001 में इंडिया का लिटरेसी रेट 64.84, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 65। इसका मतलब हो गया कि यदि आप अपने सामने 100 लोगों को खड़ा कर देते हो तो 100 लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे होते थे? 64। ठीक है ना। उसके बाद फिर कितना हो गया? अच्छा, ये तो हो गया हमारा अलग, लेकिन यहाँ पे देखो 75.26% मेल्स। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो 2001 का जो डाटा है मेल फीमेल सबका मिला के 64.84%, यानी कि 2001 में यदि आप अपने सामने 100 लोगों को खड़ा करते मेल फीमेल सब मिला के, तो उसमें आपको 100 में 65 लगभग लोग पढ़े लिखे मिलते। अब बात करें कि उसमें 64.84% का लड़की कितना पढ़े लिखे थे और लड़का कितना पढ़ा लिखा था, इसके बारे में बात करते हैं। लड़का का बात करें तो 75.26% और लड़की का बात करें तो 53.67%। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि 2001 में यदि हम 100 लड़के को खड़ा करते एक जगह पे, तो 100 लड़के में से 75 लड़के पढ़े लिखे नजर आते, और 2001 में 100 लड़कियों को खड़ा करते तो 100 लड़कियों में से 53 लड़की ही केवल पढ़ी लिखी नजर आती, लगभग आधा लड़की तो पढ़ी लिखी ही नहीं होती थी। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट का, यानी कि पढ़ाई लिखाई का
लेवल था, जो कि बहुत डाउन था, बहुत खराब था, है ना। इसमें अच्छा बदलाव आया है। आज इंडिया में ज़्यादा लड़के पढ़े लिखे हैं और लड़कियां भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। इसमें अच्छा बदलाव आया है। इतना समझ में आया। चलिए अगला है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमारा 3-4 टॉपिक और बच रहा है, मेन वाले टॉपिक। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे अपने आज के क्लास का। टॉपिक का नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को शुरुआत किया था, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। टॉपिक का नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने एज कॉम्पोजिशन को डिस्कस किया, फिर हम लोग सेक्स रेशियो भी देख चुके थे, उसके बाद फिर लिटरेसी रेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब होता है कि कंट्री में रहने वाले लोग, यानी कि एक कंट्री में रहने वाले लोग कितने कितने प्रकार के काम कर सकते हैं, या फिर एक कंट्री में कितने प्रकार के काम होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में आप देखोगे तो एक दो काम नहीं है, कई सारे प्रकार के काम होते हैं। तो इतने सारे कामों को हमने क्या किया है, 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। तो ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यानी कि किसी भी कंट्री में काम करने को बहुत सारे काम होते हैं, तो उन बहुत सारे कामों को हमने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि काम किसी भी कंट्री में कई सारे होते हैं, तो उन सारे कामों को हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांट लिया। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। अब आइए देखते हैं कि प्राइमरी में हमारे किस प्रकार के काम आते हैं। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एटसेट्रा। अब प्राइमरी एक्टिविटी में, यानी कि प्राइमरी में हमारे कौन कौन काम आते हैं। पहला एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी करना हमारा प्राइमरी में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जानवर को पालना, देख रेख करना, उसका दूध निकाल के मार्केट में बेचना, ये भी हमारा प्राइमरी में ही आएगा। ठीक है। अगला फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगलों के अंदर जाना, जंगल से लकड़ी, फल फूल वगैरह इकट्ठा करके लेके आना, मार्केट में बेचना और प्रॉफिट कमाना, ये भी हमारा प्राइमरी में ही आता है। फिशिंग, यानी कि मछली पकड़ना, बेचना, ये भी हमारा प्राइमरी में ही आता है। माइनिंग मतलब खदान खोदना। क्वेरिंग, यानी कि बेसिकली गड्ढा वगैरह करना होता है ना, कुआं बनाना होता है। तो इस प्रकार के चीज़ें हमारे प्राइमरी में आते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा है सेकेंडरी। सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा। बेसिकली इसमें जितने भी आप देखोगे, कोई नया चीज़ बनाने वाला जो काम होता है ना, वही हमारा होता है सेकेंडरी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब हो गया जिसमें कोई नया चीज़ बनता है, जैसे कपड़ा बनाना, चॉकलेट, बिस्किट, हॉर्लिक्स, है ना, बॉर्नविटा, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नया चीज़ हमारा बन रहा होता है। उसी प्रकार से बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग बनाना हो, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, ये सब का सब हमारा सेकेंडरी में आता है। ठीक ना। अब अगला हमारा है टर्शियरी। टर्शियरी में क्या होता है, देखो, टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सामानों को इधर से उधर लेके जाना, ये वाला काम करना। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया बेसिकली आप देखते हो ना, आपका फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो उधर से एक मैसेज आता है या फिर कॉल पे बात होता है कि सर आपका फ़ोन का रिचार्ज जो है वो खत्म होने वाला, आप रिचार्ज कर लीजिए। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े बड़े ऑफिस में जो काम होते हैं वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एंड अदर सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब हमारे टर्सरी में काम आते हैं। बेसिकली ये सब टर्सरी में आता है। इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि जो आपको अपना एक तरीके से सर्विस देते हैं। जैसे डिलीवरी बॉय, वो आपको अपना क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। खाना तो किसी और का है, बस वो पहुंचा रहा है आपके पास, यानी कि वो बेसिकली सर्विस दे रहा है अपना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम आपके टीचर हैं, तो टीचर किस में आएगा, टर्सरी में आएगा। हम अपना कोई चीज़ आपको दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपना आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक ना। तो जो चीज़ देखते हो आप, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब कुछ आपको अपना देते नहीं है,
सामान कुछ देते हैं क्या? नहीं, अपना ये आइडिया देते हैं, नॉलेज देते हैं आपको। बेसिकली इन अदर वर्ड आप कह सकते हो कि ये आपको अपना सर्विस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे टर्सरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसमें और भी पॉइंट है, अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ और भी पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखो पहले तो ये समझो कि डेवलप्ड कंट्री कौन होते हैं। डेवलप्ड कंट्री का मतलब होता है वैसे कंट्री जो कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि वो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, वहां पे सब कुछ है। और डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है वो कंट्री जो अभी डेवलप कर ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल आप लोगे तो अमेरिका ले लो, डेवलपिंग कंट्री का एग्जाम्पल हमारा खुद इंडिया। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि अभी डेवलप कर ही रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में काम करने वाले जो लोग हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका में ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, टर्शियरी में, प्राइमरी में उधर लोग कम मिलते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में देखो प्राइमरी में लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इंडिया में खेती बाड़ी ज़्यादा होता है ना। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सेकेंडरी करने के लिए हमारे पास उतना फैक्ट्री नहीं है, और इंडिया में अभी भी उतना ज़्यादा टीचर, डॉक्टर, लॉयर वगैरह नहीं हुए हैं बड़े लेवल पे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे वो कंट्री डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, हर जगह पर नंबर लोगों का एक नहीं रहेगा, काम करने वाले लोगों का जो नंबर है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, सबसे ज़्यादा जो वर्क रहता है, जो सबसे ज़्यादा काम रहता है वो किस में रहेगा करने को, डेवलप्ड कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में? डेवलपिंग में, क्योंकि डेवलपिंग अभी डेवलप कर ही रहा है तो वहाँ पे काम ज़्यादा होता है, ठीक ना। आगे, डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टर्सरी। वही बात हमने जो कहा कि डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादातर लोग आपको कहाँ पे काम करते हुए दिख जाएंगे, सेकेंडरी में और टर्शियरी में, ठीक ना। डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन प्राइमरी एक्टिविटीज। ये भी बात हमने वो जो कहा आपको कि डेवलपिंग कंट्री यानी कि इंडिया जैसे कंट्री में ज़्यादातर लोग आपको कहाँ पे काम करते हुए दिख जाएंगे, प्राइमरी में, जैसे खेती बाड़ी, जानवर पालना, जंगलों से काम लेना, है ना, खदान खोदना, कोयले के खदान में काम करना, ये सब चीज़ें इंडिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज ओनली इन एग्रीकल्चर, जो कि हमारा क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। यानी कि इंडिया में अकेला 64% लोग प्राइमरी में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर बेसिक कह लो या फिर प्राइमरी एक्टिविटी कह लो, बात हमारा एक ही। इसका मतलब हो गया, सामने मान लो कि आप अपने सामने 100 लोगों को खड़ा करते हैं, उन 100 लोगों में से 64 लोग जो होंगे वो खेती बाड़ी यानी कि प्राइमरी में जुड़े होंगे, वहाँ पे वो काम करते होंगे। अगला, द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज इज अबाउट 13 to 20% रेस्पेक्टिवली। यानी कि इंडिया में सेकेंडरी में और टर्शियरी में काम करने वाले लोग बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर भी उतना डेवलप नहीं है और टर्शियरी भी उतना डेवलप नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को रोजगार दे सके। समझ रही है बात? तो यदि आपसे कोई पूछे, चलते फिरते पूछ ले कि बताइए डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हुए आपको कहाँ पे दिख जाएंगे, तो डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा काम करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे सेकेंडरी और टर्शियरी में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में फैक्ट्री ज़्यादा होते हैं, कंपनी ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे सर्विस भी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि टर्शियरी वाले काम। और बात किया जाए डेवलपिंग कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्राइमरी में, यानी कि खेती बाड़ी हो गया, जानवर को पालना पोसना, ये सारी चीज़ों में। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इंडिया में सबसे ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी में, और सेकेंडरी में 13% और टर्शियरी में 20%, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अगला हमारा है हेल्थ। आइए देखते हैं हेल्थ के बारे में क्या लिखा हुआ है। Efforts of government programs have registered significant improvements in the health conditions of the Indian population। देखो, ये आपको मानना पड़ेगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पे हमारे पास इंडिया के अंदर हेल्थ सिस्टम उतना बढ़िया नहीं था, यानी कि उतने हॉस्पिटल नहीं थे, उतने दवाई के दुकान नहीं थे, है ना। थोड़ा सा यदि लोगों को गंभीर बीमारी होता था लोग मर जाते थे, क्योंकि इलाज करने का हमारे पास तरीका ही नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे आपको मानना पड़ेगा कि हेल्थ के मायने में
हमारा इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ठीक ना। बहुत सारे हॉस्पिटल नए खुल गए हैं, कई सारे दुकान मेडिकल के खुल गए हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस इंडिया में हो रहे हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया में जो हेल्थ का सिस्टम है वो अच्छा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा रोल किसको जाता है, मतलब सबसे बड़ा इसमें जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, गवर्नमेंट को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। यानी कि यदि हम लोग बात करें पब्लिक हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ का मतलब हो गया बेसिकली सरकारी हॉस्पिटल, है ना, इन सब चीज़ों में तो तरक्की हुआ है। ये आपको मानना पड़ेगा कि सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा बड़े लेवल पे आज खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। आप दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपने पटना का एग्जाम्पल लो। पटना में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल अभी बन रहा है वो पीएमसीएच हॉस्पिटल पहले से भी था, लेकिन अभी पीएमसीएच को और बड़ा किया जा रहा है ना। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, सोचो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो पब्लिक हेल्थ में अच्छा काम हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जहाँ पे बीमारी पहले जल्दी फैलता था उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक ना। एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि मेडिकल की दुनिया में बेसिकली हॉस्पिटल वगैरह में अब नए नए प्रकार के मशीन से लोगों का इलाज किया जाता है, ठीक ना। जैसे आप देखते थे पहले के टाइम पे यदि किसी को ऑपरेशन करना होता था तो पूरा चीर फाड़ होता था, लेकिन अब लेजर से भी हो जाता है। लेजर मतलब मशीन से ही हो जाता है। तो इतना अच्छा हमारा डेवलप कर चुका है मेडिकल साइंस, बेसिकली हेल्थ फैसिलिटी हमारे इंडिया में इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। लेकिन जरा एक बात बताइए, इंडिया में हेल्थ को लेकर अच्छे बदलाव किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इतने ही बदलाव से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है उस तरीके से इंडिया के अंदर और भी कई सारे बड़े बड़े नए हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखोगे आज किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो लंबा लाइन लगा रहता है लोगों का। वो लंबा लाइन क्यों है भाई? क्योंकि हॉस्पिटल का नंबर पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। देखो हॉस्पिटल बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हॉस्पिटल में अच्छे इलाज भी हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार का हमारा पॉपुलेशन है उस प्रकार से लोगों का जनसंख्या ज़्यादा है तो हॉस्पिटल भी हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए। तो सरकार को इसमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये एक सोचने वाली बात है, गंभीर वाली बात है कि इंडिया में और इसको अच्छा इम्प्रूव किया जाना चाहिए। आगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ये भी एक बड़ा विचित्र बात है इंडिया में कि जो से साफ पीने का पानी है और जो बेसिक सैनिटेशन है, सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई के मायने में, साफ पानी, साफ खाना, इस प्रकार के मायने में गांव का यदि केवल बात करें तो केवल 1/3 ही है। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए 3 लोग हैं तो 3 लोग में से केवल एक ही आदमी को साफ पानी वगैरह मिल रहा है, 2 आदमी को नहीं मिल रहा है। तो बताइए वो 2 आदमी क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। इस मायने में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि हर घर जो है नल का जल आ रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि गाँवों में केवल ये स्कीम ही है बस, है ना। हर घर में नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा है। कहीं पे पाइप लीक है तो कहीं पे टंकी फूटा हुआ है तो कहीं पे मोटर में आग लग गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया। कहने का मतलब है कि इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा सरकार को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। जहाँ 3 लोगों में से एक ही लोगों को साफ पानी मिल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि 2 लोग बीमार पड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक भी आदमी यदि गंभीर से बीमारी हो जाए उसको, तो आपको पता है कि घर का सारा इनकम चला जाता है ना। कई बार तो इतना खराब नौबत आ जाता है कि ज़मीन वगैरह भी बेचना पड़ जाता है। These problems need to be tackled through an appropriate health policy। तो इस प्रकार के समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय यह है कि सरकार को अच्छे अच्छे पॉलिसी लाने चाहिए, अच्छे अच्छे बड़े लेवल पे हॉस्पिटल खोलने चाहिए ताकि लोगों को अपने ही गांव मोहल्ले में इलाज मिल जाए। जैसे आज भी आप देखते होंगे इंडिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से भी बाहर चेन्नई जाना पड़ता है ना। आगे कुछ लोग तो फॉरेन कंट्री में चल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में वो फैसिलिटी है ही नहीं। यदि रहा था तो क्यों जाते लोग बाहर? तो इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा हेल्थ को लेकर। अगला हमारा है एडोलसेंट
पॉपुलेशन। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है एडोलसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। यानी कि जिस लड़के का और लड़की का एज 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में होता है उसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? एडोलसेंट पॉपुलेशन। बेसिकली 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में जो लड़के लड़कियां होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट कंटिन्यूज 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में एडोलसेंट का बात करें तो 1/5 है। 1/5 का मतलब हो गया कि मान लीजिए यदि 5 लोग हैं तो 5 लोग में से एक आदमी जो है 10 से लेकर 19 साल के बीच का है। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लो। कहने का मतलब सिंपल सा ऐसे भी समझ सकते हो आप कि मान लीजिए 500 लोग यहाँ पे है, 500 लोग में से 100 लोग ऐसे होंगे जिनका उम्र 10 साल से लेकर 19 साल के बीच का होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। और इस उम्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं यही किसी भी कंट्री का क्या होते हैं? फ्यूचर होते हैं। क्योंकि यही आगे चल के या तो कुछ अच्छा काम करेगा, नहीं तो फिर कुछ खराब काम करेगा। खराब काम करेगा तो कंट्री का नाम डुबा देगा, अच्छा काम करेगा तो कंट्री का नाम आगे लेके चला जाएगा। तो इसीलिए कहता है ना कि जो 10 साल से लेकर 19 साल के बीच के लड़के लड़कियां होते हैं इनको सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, है ना, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सब कुछ पे। क्योंकि यही वो उम्र होता है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो ये फ्यूचर होता है कंट्री के। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। यानी कि एक जो साधारण बच्चा होता है, साधारण मतलब छोटे बच्चे, और जो 19 साल से बड़े बच्चे होते हैं, इन सब में न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट कम होता है। लेकिन ये जो उम्र के बच्चे होते हैं 10 साल से लेकर 19 साल के बच्चे, इनको न्यूट्रिशन का जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि इस समय पे हमारा बॉडी जो होता है ना वो डेवलप कर रहा होता है, और डेवलपमेंट के फेज में यदि आप उसको अच्छे से खाना पीना नहीं दोगे तो वो कैसे डेवलप करेगा। इसीलिए अब कभी आप देखना 10 साल से लेकर 19 साल के कुछ बच्चे जिनके माता पिता उनके खान पान पे पूरा ध्यान देते हैं वो बिल्कुल हेल्दी होगा, फिट होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे 10 साल से 19 साल के बीच के जो खाने पाने पे ध्यान नहीं देते हैं बहुत पतला हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि ये लड़का 10 से लेकर 19 साल के बीच का है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि 10 साल से लेकर 19 साल का जो एज होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एज होता है। इस टाइम पे लड़के लड़कियां सबको अपने हेल्थ का, अपने खाने पीने का, अपने क्या कहते हैं उसको हाइजीन का, सब चीज़ का उसको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसी टाइम पे हमारा बॉडी डेवलप कर रहा होता है। और तो खान पान पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह कभी कभार हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन हमेशा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उससे आपका पेट तो भर जाता है लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बट इन इंडिया द न्यूट्रिशन अवेलेबल टू एडोलसेंट्स इज इनएडिक्वेट। यानी कि 10 साल से लेकर 19 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उनको भोजन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या है कि इनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा है। ठीक ना भाई, उसके लिए लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, पैसा होना चाहिए तभी तो, लेकिन वो चीज़ है नहीं। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में इस उम्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, है ना, ये सब समस्याएं देखने को मिलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। ज़्यादातर इस प्रकार का समस्या ना लड़कियों में देखने को मिलता है। लड़कों में भी होते हैं कुछ लड़के जो कि नखड़ा करते हैं, ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे। लड़कियां में सबसे ज़्यादा, लड़कियों में आप सबसे ज़्यादा देखोगे लड़कियां सबसे ज़्यादा पतली होती है। नखड़ा होता है बेसिक कि ये खाना है वो नहीं खाना है, हरा सब्जी नहीं खाना, करेला नहीं खाना, भिंडी नहीं खाना, ये सब चीज़ें। तो लड़कियों को खास करके इस उम्र में एक बीमारी होता है। ये बीमारी उतना गंभीर भी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल बीमारी होता है, एनीमिया। एनीमिया बेसिकली होता है तब है जब आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, आपके रीढ़ के हड्डी दिखने लगते हैं, आप पतले हो जाते हो, है ना, आँख का रोशनी कम जाता है, ठीक ना, आपका चेहरा एकदम सूजा सूजा लगेगा। तो वही चीज़, यही होता है एनीमिया का लक्षण। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 10 साल से लेकर 19 साल के बीच के बच्चे होते हैं इनके खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं देंगे तो फिर आप कमज़ोर हो जाओगे, आँख आपका बिल्कुल उससे कम दिखने लगेगा,
है ना, पतले हो जाओगे, कमजोरी होगा और बेसिकली आप हो जाओगे एनीमिया के शिकार। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अगला है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी कि एनपीपी। अब ये क्या है आइए समझते हैं इसके बारे में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2000। ये पॉलिसी जो भी है वो तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस पॉलिसी को लाया कब गया था? इस पॉलिसी को लाया गया था 2000 में, यानी कि 2000 में। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग 26 में हैं, यानी कि आज से लगभग 26 साल पहले लाया गया था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लाया गया। अब आइए देखते हैं कि आखिर इसमें था क्या। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या चीज था, सरकार किस चीज पे जोर दे रही थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में सबसे पहला चीज ये था कि फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो भी लड़का लड़की 14 साल से नीचे हैं, 14 साल से नीचे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। इसलिए आज आप देखोगे सरकारी स्कूल में जो लड़के लड़कियां का एज, लड़के और लड़कियों का एज 14 से कम होता है, उनको सरकारी स्कूल में एक भी रुपया नहीं लगता है, उसका फ्री में पढ़ाई होता है। ठीक ना, केवल ध्यान रखना ये बात केवल सरकारी स्कूल ये लागू होगा, प्राइवेट में नहीं। ठीक ना, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में सबसे पहला फीचर क्या था कि जो भी लड़के लड़कियों का एज 14 से कम है या फिर 14 भी है तो भी चलेगा, उसको सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री मिलेगा। और कंपलसरी है, यानी कि उसको एजुकेशन देना ही पड़ेगा, कोई स्कूल उसको मना नहीं कर सकता एडमिशन लेने से, उसको देना ही पड़ेगा और फ्री में ही पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है समझ में आता है? पहले इसको समझते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि यदि 1000 बच्चे ने जन्म लिया, ठीक, तो उस 1000 बच्चे में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना 1 साल कंप्लीट किए मर गए किसी भी कारणवश, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इंडिया में पहले बहुत ज़्यादा बच्चे मर जा रहे थे। 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चे में से कई सारे ऐसे बच्चे होते थे जो कि 1 साल पूरी तरीके से जी भी नहीं पाते थे और वो मर जाते थे। तो सरकार ने बोला कि भाई नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर इसको घटा के कितना कर दो, 30 कर दो। कहने का मतलब है कि 1000 यदि बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें कम से कम 30 ही बच्चे मरने चाहिए, बाकी सबको बचाने का कोशिश किया जाए। यानी कि पूरा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारा बच जाए, मरे नहीं। और यदि मर भी रहे हैं तो 30 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब हो गया, सॉरी 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि यदि 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो 1000 बच्चों में से कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा बच जाए, और यदि मर भी जाए तो 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि 30 से 31 नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, हर बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटी हेल्थ का देना पड़ेगा। असल में मरने का समस्या बहुत है। बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ, उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला डॉक्टर के द्वारा, बच्चा वहीं पे मर गया, है ना। इस प्रकार के भी समस्याएं होते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा के कितना लेके आ जाओ, 30 तक लेके आ जाओ। ये भी एक इसका बड़ा फीचर था। उसके बाद है अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, यानी कि बड़े लेवल पे बच्चों को क्या दो, वैक्सीन दो, है ना, बीमारी से लड़ने के लिए। इसका ना एक लाइव एग्जांपल आपको देते हैं। बचपन में आप लोगों ने वो पोलियो का दवाई पिया होगा, है ना, आंगनबाड़ी के लोग आते थे, पोलियो का दवाई पिलाया जाता था। पोलियो का दवाई बेसिकली एक तरीके का वैक्सीन है, ठीक ना, जो कि अलग अलग प्रकार के बीमारी से आपको बचाएगा। अब सवाल है कि सर बचपन में ही पिलाया जाता था, बड़े में क्यों नहीं? क्योंकि समझो इस चीज को, बचपन में इसलिए पिलाया गया क्योंकि बचपन में हमारा बॉडी ना बड़ा नाजुक होता है। यदि बचपन में बचा लिया ना तो फिर आगे हम लोग ऑलरेडी बच जाएंगे। मतलब देखो, ज़्यादातर बीमारी और ज़्यादातर बच्चे जो मरने के चांस होते हैं किस बच्चे के, छोटे बच्चे के, क्योंकि छोटे बच्चे के बॉडी बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ मर जाते हैं यदि इलाज अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो छोटे बच्चे जब हम लोग थे तो हम लोगों को पोलियो पिलाया जाता था। क्यों? क्योंकि बीमार हम लोग जल्दी पड़ते थे। पोलियो से क्या होता था, हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे। और यदि आप एक बार बचपन में जन्म, मतलब बचपन में आप जिंदा रह गए तो फिर बड़े हो गए आप तो ज़्यादा चांस है कि आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक ना। इसीलिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में ये भी लाया गया कि बच्चों को बीमारी से लड़ने के लिए क्या दिया जाए, वैक्सीन दिया जाए। एग्जाम्पल हमारा पोलियो। अभी के टाइम पे यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे
तो हमारे सामने एग्जाम्पल आ सकता है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस जब आया था तो हम लोगों को क्या मिला? वैक्सीन मिला ना। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। हाँ, बच्चे को अब नहीं मिला, बच्चे में क्योंकि कोरोना वायरस का उतना संकट नहीं था। देखो, हर बीमारी ना अलग अलग बच्चों को टारगेट करती है। जैसे पोलियो, छोटे बच्चों में जल्दी नहीं दोगे पोलियो तो उसको बीमारी जल्दी होगा, तो पोलियो केवल छोटे बच्चों को मिला। कोरोना वायरस में ज़्यादातर किसको पकड़ रहे थे? बड़े बच्चे को, ठीक, तो बड़े बच्चों को वैक्सीन दिया गया। तो वही चीज़ है कि हर प्रकार का बीमारी अलग अलग लोगों को टारगेट करता है कि किस उम्र के लोगों को हमको टारगेट करना है। तो बस वही चीज़ है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि लोगों को वैक्सीन दिया जाए ताकि वो बीमारी से लड़ सके। अगला है प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। पहले क्या होता था? लड़कियों के कम उम्र में शादी कर दिए जाते थे, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने साफ बोला कि नहीं, लड़कियों का उम्र जब तक नहीं पूरेगा तब तक उसका शादी नहीं करना है। कम उम्र में शादी करने से दिक्कत क्या होता था? उनको बहुत ही जल्दी घर परिवार की जिम्मेदारी में बांध दिया जाता था। छोटे उम्र में बच्चे को जन्म देती थी, उनके बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता था और बच्चे के भी बॉडी पे असर पड़ता था। तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई उतने कम उम्र में 14 साल 15 साल की लड़कियां यदि एक बच्चे को जन्म देंगी, वो खुद बच्ची है, ऊपर से एक बच्ची को जन्म दे रही है, तो सोचो दोनों के ऊपर खतरा है। और कई बार ऐसा होता था कि दोनों का दोनों मर गया, और मान लो दोनों में से कोई एक बच भी गया तो बहुत ही वो कमजोर हो जाता था। और उस टाइम पे जो बच्चे जन्म लेते थे वो बच्चे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत कम उम्र में बच्चे जन्म लिए हैं तो उसका बॉडी ही डेवलप नहीं है। तो क्या चांस है कि जो बच्चे को जन्म देंगे वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा? इसीलिए उस समय पे बच्चे ज़्यादा मरते थे। आगे, मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, यानी कि लोगों को हर प्रकार के प्रोग्राम के बारे में बताओ। सरकार जितने भी प्रकार के प्रोग्राम चला रही है उस प्रकार के प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताओ, ताकि सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है लास्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलसेंट्स। अब ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसका एडोलसेंट पे क्या असर पड़ा, यानी कि वो बच्चे जो कि 10 साल से लेकर 19 साल के हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा? क्या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में उनके ऊपर कोई ध्यान दिया गया कि नहीं दिया गया? क्योंकि भाई वही तो कंट्री के फ्यूचर हैं, और उन्हीं पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो देखते हैं उनको लेकर इसमें क्या बात हुआ है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, adolescents are the major sections of the population that need greater attention। यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में एडोलसेंट लोगों को भी स्पेशल वैल्यू दिया गया, यानी कि इसके बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई थी सरकार के द्वारा। देखते हैं क्या क्या था। तो स्टेप्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टुवर्ड्स एडोलसेंट्स, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जब लाया गया था तो उसमें एडोलसेंट लोगों को क्या क्या फायदा दिया गया सरकार के द्वारा, देखते हैं क्या है। पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते थे फिर भी प्रेग्नेंट हो गए, तो इनसे बचने का उपाय कौन बताएगा आपको? गवर्नमेंट बताएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए, तो अब इनसे कैसे बचा जाए, इसका सीधा सीधा उपाय है कि आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। बेसिकली इसका दवाई वगैरह आता है, सरकार मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ के लोग आपको दवाई वगैरह देते हैं, तो प्रेगनेंसी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे, जिसको हम लोग STD कहते हैं, यानी कि ये बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे से इस प्रकार के बीमारी से कैसे बचा जाए, ये भी हम लोगों को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर बताया गया। ठीक है, मतलब कि उस बीमारी से बचने के उपाय हमको वहां पे दिए गए। उसके बाद इनकरेजिंग डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, यानी कि जो लड़के लड़कियां 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में हैं उनको शादी नहीं करना है, जल्दी बच्चे नहीं करने हैं, नहीं तो फिर आपके बॉडी के ऊपर असर पड़ सकता है। तो ये भी उसमें बात किया गया। एजुकेटिंग एडोलसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब हो गया कि बिना प्रोटेक्शन का यूज किए सेक्स नहीं करने के बारे में सलाह दिया गया। इससे होता क्या था कि प्रेगनेंसी हो जाता था, और भाई एक बार जब प्रेग्नेंट हो गई गर्ल पार्टनर बेसिकली,
तो आपको पता है कि बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो बच्चे को जन्म देने के लायक हो जाते हैं। अब जरा खुद सोचो, वो लड़की 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में है, वो खुद बच्ची है, वो बच्ची को जन्म देने वाली है, तो सोचो दोनों के ऊपर कितना गंदा असर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स को थोड़ा कम किया जाए। आगे, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, यानी कि जो बच्चे 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में हैं और खास करके यदि वो सरकारी स्कूल में है, यदि बात करें तो उनको खाना पीना खिलाया जाए अच्छी तरीके से। इसीलिए आप देखोगे सरकारी स्कूल में मिड डे मील चलता है, यानी कि लंच के टाइम पे वहाँ पे सरकारी स्कूल में खाना खिलाया जाता है। इस स्कीम को लाने का पीछे एक ही मकसद था कि दिन भर में आपको घर में पूरा अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पता नहीं, लेकिन कम से कम 24 घंटे में एक बार तो आपको पूरा अनाज मिलना चाहिए। कहाँ पे? स्कूल के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मिड डे मील। उसके बाद है हमारा लास्ट, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, यानी कि छोटे उम्र में शादी नहीं करना है, इसको लेकर कानून भी बनाया गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली छोटे उम्र में यदि कहीं पे शादी किसी का हो रहा है, आप जाके थाने में शिकायत कर दिए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, जो वो शादी करवा रहा है, ठीक ना। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जो कि एडोलसेंट पॉपुलेशन को लेकर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में बात किया गया था। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एडोलसेंट पॉपुलेशन पे भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर विशेष ध्यान दिया गया था। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि यही तो कंट्री के फ्यूचर हैं, और इन्हीं के बारे में बात नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर हमारा। चलिए, समझ में आया? इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर था ये खत्म हुआ, और इसी के साथ पूरा क्लास 9 का जो ज्योग्राफी हमारा बुक था वो भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब यह बताइए, क्या पूरे ज्योग्राफी में कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? अब ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यहीं पे हमारे क्लास 9 का जो पूरा ज्योग्राफी था वो ख़त्म होता है। तो क्लास 9 के ज्योग्राफी में जो भी चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी डाउट रहा होगा तो उस वीडियो के कमेंट में जाके आपको कमेंट करना है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, इकोनॉमिक्स को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।